हेलो एवरीवन, दिस माय नेम है साहिब और ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2017 का सोल्यूशन है। 2017 का सोल्यूशन है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं आपके पास 7 टाइप्स की। तो आपको पता होगा रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, रेडिएशन, वेरी अनयूजुअल, एक्सपेंसिव, गार्डन, कॉर्नर। तो बेसिकली आपको पता होगा रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, यूवी विजिबल होती है आपके पास। फिर आपके पास एक्स रेज होती है, गामा रेज होती है, कॉस्मिक रेज होती हैं। तो ये सारी की सारी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। उन्होंने पूछा कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है। इसको याद करने का तरीका आप ये रख सकते हैं कि रैबिट्स मेट इन अनयूजुअल, एक्सपेंसिव, गार्डन, कॉर्नर। आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं और इस चीज़ से आप पता लगा सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें क्या हैं। और अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है आपकी कॉस्मिक रेज़ की और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है आपकी रेडियो वेव्स की। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी कॉस्मिक रेज़ की होती है। तो यहाँ पे कॉस्मिक दे नहीं रखी है, तो बेसिकली गामा रेज़ आप सिलेक्ट कर सकते हो। गामा रेज़ बिल्कुल सही हो जाएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वेव्स के लिए। आगे चलते हैं, उन्होंने बोला कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O हैज़ स्ट्रॉन्ग आईआर एब्जॉर्प्शन एट 1690 सेंटीमीटर इनवर्स। 1690 पे आ रही है। तो कौन सा हो सकता है कंपाउंड। नॉर्मली कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं वो आपके 1715 से 1750 के करीब शो करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स वैल्यूज़। लेकिन अगर मैं इनको कॉन्जुगेशन में डाल दूँ तो ये 1690 के करीब आ जाती हैं। लेकिन अगर मैं इनको कॉन्जुगेशन में डाल दूँ तो 1690 के करीब आ जाते हैं। जैसे कि मेरा कोई भी कार्बोनिल है वो 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पे कर रहा है, तो कॉन्जुगेशन की वजह से वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बोनाइल जब कॉन्जुगेशन में होता है तो इसकी जो डबल बॉन्ड की लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की रह जाती है। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने की वजह से के डिक्रीज हो जाता है, और के डिक्रीज हो जाता है। न्यू बार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 पाई रूट 2 पाई c रूट के बाय म्यू होता है। के डिक्रीज हो जाएगा तो म्यू बार भी डिक्रीज हो जाएगा, तो इस वजह से आपका 1690 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब तक वैल्यू देखने को मिल जाती है। अब मैं इन सब में से बात करूँ, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपका इपॉक्साइड दे रखा है, तो कार्बोनिल तो नहीं है, तो सी सिंगल बॉन्ड की वाइब्रेशंस होंगी यहाँ पे। ये इतनी खास नहीं होती हैं। यहाँ पे CH और CH2 डबल बॉन्ड की वाइब्रेशंस होंगी, वो भी 1600 के करीब होती हैं। 1610 के करीब होती हैं, नॉट 1690। 1690 के करीब आपकी सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल इन रेजोनेंस हो सकती है या फिर अमाइड्स की हो सकती है। यहाँ पे COH है, COH की काफ़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है, COH की काफ़ी अच्छी, पर 1690 तो नहीं, अराउंड 1700 से तो ऊपर ही होती है आपकी। और बचा आपका COCH3 जो कि कॉन्जुगेशन में है। तो इस कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो कीटोन होता है नॉर्मली कीटोन आपका 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पे करता है, तो 1690 सेंटीमीटर इनवर्स तक पहुंच सकता है जब ये कॉन्जुगेशन में होता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। उसके बाद इन्होंने बोला स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CN इज़ इन द रीजन ऑफ वर्ड। मैं आपको CN की आज फ्रीक्वेंसी बताता हूँ, उसको याद रखिएगा क्योंकि आगे आने वाले पेपर्स में बिल्कुल आ सकता है। जैम, नेट, गेट, DU सब में पूछा गया है इसका। CN की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2250 सेंटीमीटर इनवर्स पे होती है। 20 to 50 सेंटीमीटर इनवर्स पे वो वैल्यू लाई करती है। तो इसमें रेंज अगर मैं बताऊँ तो ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। CN की जो फ्रीक्वेंसी होती है C ट्रिपल बॉन्ड N की, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और आपको इस बात को ध्यान रखना है, ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उसकी इतनी होती है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आती हैं आपको पढ़ने के लिए। आगे अगर मैं बात करूँ, आगे आपके पास है टॉलवीन इन HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी गिव्स हाउ मेनी सिग्नल्स। तो अगर मैं बेंजीन की बात करूँ तो बेंजीन एज सच एक ही सिग्नल देता है, 1 सिग्नल। मतलब कि अगर मैं बेंजीन की एज सच बात करूँ 1 सिग्नल देता है। बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन कर दूँ और वो सब्स्टिट्यूएंट जो हो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, लाइट सा सब्स्टिट्यूएंट हो, जैसे CH3 से लाइट सब्स्टिट्यूएंट, तो ये क्या करता है, इसकी एक सिग्नल आएगी और इसका पूरा का पूरा एक ही सिग्नल आएगा आपका। 5 के 5 प्रोटॉन्स का एक ही सिग्नल आएगा और इधर 3 प्रोटॉन्स का एक सिग्नल आएगा आपके पास सामने। तो अगर यहाँ पे कोई बहुत हैवी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, तो जैसे COH मान लो, CHO मान लो, चलो, तो उस केस में क्या होता है, इसका एक सिग्नल आता है, इसके H का, इन दोनों का एक आता है और इन तीनों का एक आता है। कभी कभार आपको कॉम्प्लेक्स थोड़ा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है जब आपका बेंजेल्डिहाइड स्ट्रक्चर या बेंजोइक एसिड टाइप स्ट्रक्चर या फिर नाइट्रोबेंजीन टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, तब आपके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बेंजीन के स्प्लिटिंग्स हो जाती हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि ज़्यादा लाइट नहीं है तो बेंजीन पूरा का पूरा एक ही सिग्नल देगा आपको और आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 सिग्नल्स होगा, 2 सिग्नल मिलेंगे आपको।
उसके बाद अगर मैं कहूँगा कि इन अ मिक्सचर ऑफ HNO3 और H2SO4 इन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो कौन सा वाला बेस करता है, कौन सा वाला एसिड की तरह एक्ट करता है। तो बेसिकली आपसे वो पूछ रहे हैं, जब बेंजीन लिया आपने, बेंजीन को आपने कन्वर्ट किया किसमें, नाइट्रोबेंजीन में, यूजिंग व्हाट, यूजिंग नाइट्रेटिंग एजेंट जो कि आपका होता है HNO3 H2SO4। ये करता क्या है, NO2 पॉजिटिव जनरेट करता है, NO2 पॉजिटिव। ये जो NO2 पॉजिटिव है, ये जो NO2 पॉजिटिव है, ये जनरेट कैसे होता है, अगर मैं HNO3 बनाऊँ यहाँ पे, तो मेरा HNO3 कुछ ऐसा बनेगा, मेरा HNO3 कुछ ऐसा बनेगा, ये पॉजिटिव और ये मेरे पास नेगेटिव, ऐसे बन जाएगा। अब HNO3 तो बन गया है, HNO3 तो बन गया है, अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास क्या होगा, H2SO4 आएगा, H2SO4 आएगा। H2SO4 क्या करेगा, H2SO4 क्या करेगा, एक H+ डोनेट करेगा और HNO3 उस H+ को पकड़ लेगा, जैसे ही पकड़ेगा तो वाटर बना देगा, जैसे ही पकड़ेगा तो वाटर बना देगा। अब वाटर बनाने के बाद क्या होगा, वाटर बनाने के बाद क्या होगा, वाटर बनाने के बाद ये अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाएगा, तो वो पीछे से आएगा और इसको एज अ लीविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा, तो NO2 पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा आपके पास, NO2 पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। यही तो आपको चाहिए होता है नाइट्रेटिंग एजेंट के अंदर, NO2 पॉजिटिव। लेकिन काम क्या हुआ कि HNO3 ने प्रोटॉन को पकड़ा है, H2SO4 ने डोनेट किया, तो मतलब HNO3 इज एक्टिंग एज अ बेस और H2SO4 इज एक्टिंग एज अ एसिड। यहाँ पे ये ऑप्शन में लिखा है HNO3 एक्ट्स एज अ बेस, तो ये बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है। H2SO4 एज अ एसिड होता तो वो भी सही हो जाता, वो भी सही हो जाता। तो आपके पास अगला है द स्टीरियोकेमिकल कैरेक्टर ऑफ SN2 रिएक्शन इज व्हाट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन तो पता नहीं पीयू देता क्यों है, इतना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने आपसे बोला है कि आपके पास बेसिकली अगर मेरे पास एक CH3Br है, उसके बाद मैंने NU अटैक कराया, तो आपके पास क्या बन जाता है, SN2 मैकेनिज्म से NuCH3 बन जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उल्टी हो जाती है, अगर ये R है तो वो S बन जाएगा। ऑब्वियसली R नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कैरलिटी नहीं है, आप कैरलिटी के बिना ऐसे RS नहीं निकाल सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि आपकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन में चली जाती है, तो आपके पास इन्वर्जन अचीव हो जाएगा। SN2 इन्वर्जन होता है और आपके पास SN1 में रेसमाइजेशन या फिर रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होती हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला बेंजाइन इज जनरेटेड फ्रॉम, बेंजाइन किससे बनता है, बेंजाइन को बनाने का एक बहुत 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 कॉमन मेथड है, वो ये है कि आप एक हैलोजन वाली बेंजीन ले लो, एक हैलोजन वाली बेंजीन ले लो, एक हैलोजन वाली बेंजीन ले लो, जैसे कि क्लोरोबेंजीन ले लो। इस क्लोरोबेंजीन को क्या करो, ट्रीट कराओ NaNH2 से, NaNH2 से। बेंजाइन का एक इंटरमीडिएट है, जैसे कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, ये सारे के सारों की तरह एक बेंजाइन भी एक इंटरमीडिएट है। अब NaNH2 क्या करेगा, NH2 नेगेटिव प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। प्रोटॉन को कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इनके साइडों में से कहीं से भी कर सकता है, मैं कहता हूँ यहाँ से कर लेगा। जैसे ही वो प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, और ये जैसे ही यहाँ पे जाएगा, मतलब कि नेगेटिव चार्ज उधर जाएगा। नेगेटिव चार्ज ऑन बेंजीन रिंग इज़ नॉट स्टेबल एट ऑल, इज़ नॉट स्टेबल एट ऑल, तो ये क्लोरीन को भी बाहर निकालेगा, नेगेटिव चार्ज एक बॉन्ड यहाँ पे बना लेगा, और यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा असल में आपके पास ऐसा कुछ बन जाएगा जहाँ पे आपके पास दो sp2 ऑर्बिटल्स के बीच में एक इंटरैक्शन रहेगी। तो ये मत समझना कि ये एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये मत समझना कि एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, या आप बेंजाइन को जो ड्रॉ करते हो, आप ऐसे ड्रॉ करते हो, बेंजाइन को ऐसे ड्रॉ करते हो, तो ये मत समझना एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। दिस इज जस्ट अ वीक इंटरैक्शन, दिस इज जस्ट अ वीक इंटरैक्शन ऑफ sp2 ऑर्बिटल्स, वीक इंटरैक्शन ऑफ sp2 ऑर्बिटल्स होता है, ये sp2 की प्लेन में होता है। दिस इज नॉट इन p ऑर्बिटल प्लेन, तो ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये sp2 का इंटरैक्शन होता है। तो आपके पास बनता कैसे, क्लोरोबेंजीन को अगर मैं सोडामाइड की प्रेजेंस में ट्रीट कर रहा हूँ NH3 की प्रेजेंस में, तो आपके पास ए ऑप्शन से बेंजाइन बन जाएगा। बाकी किसी से भी आपका बेंजाइन एज सच नहीं बन सकता है। बेंजीन को अगर NaNH3 की, लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में ट्रीट कराओगे तो बर्स्ट रिडक्शन हो जाएगी, तो एज सच कोई और नहीं बना पाएगा बेंजाइन को, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन बना पाएगा। ये तो आप बता सकते हैं खुद ही। -I इफेक्ट Cl का मैक्सिमम किस में है, मैंने आपको पहले भी कितने सारे एग्जाम्स में बताया कि आपके पास -I डिस्टेंट डिपेंडेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में होगा, अभी तक तो आपने आंसर सोच भी लिया होगा। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम होना चाहिए वो आपका फर्स्ट ऑप्शन में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि Cl सबसे पास में लगा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है -I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो आपके पास सबसे पास किस में लगा है, ए ऑप्शन में लगा है, तो सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट भी उसका वहीं पे शो होगा। -I इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। B10 इज़ एन इंटरमीडिएट इन, B10 देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि वैसे ये विटिक रिएक्शन में होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि B10 क्या होता है। जो B10 होता है, मतलब मान लीजिए विटिक रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, विटिक रिएक्शन में होता है कि एक फॉस्फोरस येलाइड होता है, एक फॉस्फोरस येलाइड होता है PPH3 और CH2 और CH2 नेगेटिव
और ये पॉजिटिव, ऐसे हो गया, ठीक है। ये आपके पास फॉस्फोरस गैलाइड है। इसको आप ट्रीट करो कीटोन के साथ। जैसे आप ट्रीट कराओगे तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है, इसे अटैक करके ऊपर चला जाएगा और आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा, एक O नेगेटिव और CH2 से इसका बॉन्ड बन जाएगा और PH3 पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो स्पेसिफिक आपके पास बनी है चीज़, इसको बोलते हैं बीटेन। दिस इज कॉल्ड बीटेन, बीटेन बोलते हैं हम इसको। और जैसे ही ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाता है, दिस बिकम्स ऑक्साफॉस्फेटेन, ऑक्साफॉस्फेटेन, ऑक्साफॉस्फेटेन बन जाता है ये। अब ऑक्साफॉस्फेटेन क्या है, बस एक 4 मेंबर रिंग ऑक्सीजन की जो होती है जिसके अंदर फॉस्फोरस है, तो ये कॉल दैट ऑक्साफॉस्फेटेन। ये ऑक्साफॉस्फेटेन क्या करता है, जब ये बॉन्ड बना लेता है आपस में, क्योंकि ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का जो बॉन्ड होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड पूरा का पूरा इसके साथ बना के इधर डबल बॉन्ड खींच देता है, तो आपके पास क्या बन जाता है, एक डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है, जो कि आप विटिक में पढ़ते ही हो, विटिक रिएक्शन में पढ़ते ही हो, आप कार्बोनाइल से एल्कीन्स में कन्वर्जन करते हो, तो वही बात हो जाती है, विटिक रिएक्शन हो गई है C ऑप्शन की। उसके बाद उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कैरेक्टरिस्टिक डीप कलर विद FeCl3। FeCl3 के साथ कौन सा डीप कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है। वैसे कलर तो होता है जो पर्पल होता है, जो इस क्वेश्चन में अगर पूछा गया तो डीप कलर जो पूछा गया, इसे पर्पल पूछना चाहिए था इसको। तो जो कलर होता है वो फिनॉल की वजह से आता है, कलर होता है वो फिनॉल की वजह से आता है। फिनॉल की वजह से क्यों आता है, क्योंकि FeCl3 एक नॉर्मली अगर ऐसे घूम रहा है तो Fe पॉजिटिव 3 स्टेट में है, और Cl एज ए लीविंग ग्रुप भी काम कर सकता है। तो ये Fe क्या करता है, फिनॉल को देखता है और फिनॉल के साथ एज सच कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान बन जाता है मेरे पास FeOR3, ऐसे बन जाता है FeOR3 बन जाता है, क्योंकि जो H होता है वो निकल जाता है, नेगेटिवली चार्ज पोर्शन होता है इसका, नेगेटिवली चार्ज पोर्शन जाके अटैक करता है उसके ऊपर, FeOR3 टाइप कोई स्ट्रक्चर बना देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये FeOR3 जो है पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का जो हमें डिटेक्ट हो जाता है। R क्या है, R इज जस्ट बेंजीन रिंग। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग लिखने के लिए, अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया। FeOR3 का कॉम्प्लेक्स बनता है, जिस वजह से मेरे पास पर्पल कलर ऑब्टेन होता है, पर्पल कलर। इस बात का पर्पल नहीं एग्जैक्टली, ऑब्वियसली मेरे कलर का थोड़ा सा ऐसा है कि कलर मेरे को सारे के सारे एक जैसे लगते हैं, तो कलर इसका वॉयलेट होगा, मुझे लगता है वॉयलेट होता है कलर, मतलब वॉयलेट पर्पल इज सिमिलर टू ईच अदर, नो इट्स वेरी सिमिलर टू ईच अदर, तो यू कैन कॉल इट वॉयलेट, यू कैन कॉल इट पर्पल, बट हाँ वो ही एक कॉम्बिनेशन है जो आसपास उसके रहता है। तो ये एक आंसर हो गया इसका। परफिनॉल जो होता है FeCl3 के साथ कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है, और वो डीप कलर होता है, काफ़ी वॉयलेट कलर होता है। 173 की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बोला मोस्ट कन्वीनियंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक टू एस्टैब्लिश द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, यानी कि OH के अंदर आपको अगर पता लगाना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं, तो आप कौन सी टेक्निक का यूज़ करोगे। तो इस बात का ध्यान रखना, UV में इसके लिए कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, UV कैन नॉट डिटेक्ट, UV तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पे होता है, उसका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। मास स्पेक्ट्रोमीट्री के अंदर सिर्फ मास पता लग सकता है, ऐसा कोई आपका रिलेशन नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। EPR में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेजोनेंस होती है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेसिकली रेडिकल्स पे काम ज़्यादा करती है, रेडिकल्स पे काम ज़्यादा करती है। बच्ची कौन सी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो सीन रहता है वो आपके पास एक ग्राफ होता है बड़ा सा, जिसके अंदर उल्टे उल्टे से सिग्नल आ रहे होते हैं, ऐसे सिग्नल से आ रहे होते हैं, ये सिग्नल से आ रहे होते हैं ऐसे से। तो इसके अंदर अगर मेरे पास हाइड्रोक्सी कंपाउंड प्रेजेंट होता है तो उसकी ना 3300 से 3600 के बीच में, 3300 से 3600 के बीच में एक ब्रॉड पीक आती है, एक ब्रॉड पीक आती है। उस ब्रॉड पीक से मैं पता लगा लेता हूँ कि मेरे पास H बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, क्योंकि अगर H बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी तो मेरे पास वहाँ पे ब्रॉड पीक आ जाएगी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिससे मैं पता लगा पाऊँगा कि मेरे पास H बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, एक ब्रॉड पीक से पता लगा पाऊँगा 3300 से 3600 के बीच में। ठीक है, तो H बॉन्डिंग का ये सीन होता है, अब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लग जाता है। उसके बाद इन्होंने बोला कि द कंपाउंड हुज मास स्पेक्ट्रम शोज M/E वैल्यू ऑफ 156 की वैल्यू कौन शो करता है मास स्पेक्ट्रम में, और उन्होंने बोला आपको मॉलिक्यूलर आयन पीक बतानी है, बेस पीक बतानी है उसमें से। तो 156 में अगर आप किसी का भी यहाँ पे मास काउंट कर लो ना, तो 156 पहुँचेगा ही नहीं, 156 ही नहीं पहुँचेगा एक्सेप्ट डी ऑप्शन का 156 के ऊपर लाया करेगा इथाइल आयोडाइड का, उसके अलावा 156 पहुँचेगा ही नहीं कोई। आप किसी का भी काउंट करके देख लो, यहाँ पे 80 होता है ना, ये 80 के बाद ये ऐड कर लेना, एक 14 और एक 15, तो मतलब कि एक इथाइल ग्रुप और एक मिथाइलिन ग्रुप ऐड कर लेना, और आप करोगे तो आप तब भी 156 नहीं पहुँच पाओगे, सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में 156 पहुँच पाओगे, जिसका एक आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का ग्राफ दिखाऊँ भी तो आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे देखो तो 156 पे बेस पीक जो आ रही है वो किस पे अंदर आ रही है, इथेन आयोडो, मतलब कि इथाइल आयोडाइड के अंदर आ रही है,
इथाइल आयोडाइड के अंदर आ रही है। तो ये 156 पे पीक आ रही है डी ऑप्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ। बस आप मास भी कैलकुलेट कर लेते तब भी आपका सीन बन जाता, सिर्फ और सिर्फ मास कैलकुलेट कर लेते तब भी सीन बन जाता। आगे चलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन रिएक्शन है, ये वाली जो कॉमन रिएक्शन है बहुत ही ज़्यादा कॉमन रिएक्शन है। उन्होंने बोला व्हेन एनालीन इज ट्रीटेड विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एट 475 केल्विन इट गिव्स व्हाट। तो जो एनालीन होता है, अगर मैं एनालीन की बात करूं, एनालीन की अगर मैं बात करूं, और ये NH2 पॉजिटिव NH2 आ गया, और आपको इसको अगर मैं H2SO4 से ट्रीट कराता हूं तो आप खुद सोचो कि H2SO4 H+ डोनेट करता है तो ये क्या बना देगा, NH3 पॉजिटिव बना देगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली लोन पे जो है अट्रैक्ट कर लेंगे, बेसिक थोड़ा बहुत तो बेसिक है ही है ये। H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, थोड़े बहुत तो डोनेट होकर उसके ऊपर बन जाएंगे, और HSO4 नेगेटिव इसके ऊपर क्या लग जाएगा, काउंटर एनायन लग जाएगा। जब आप इसको 475 केल्विन के करीब हीट करते हो, काफ़ी ज़्यादा हीट करते हो, तो क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फानिलिक एसिड में। बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक, बहुत ही एक कॉमन रिएक्शन है ये सल्फानिलिक एसिड में, जहाँ पे आपके पास सल्फानिलिक एसिड दिखने में कैसा होता है, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे आपका SO3H जुड़ जाता है। तो दिस इज सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड होता है आपके पास सल्फानिलिक एसिड। मैं आपको एक यहाँ पे रिएक्शन भी लिखी हुई है तो मैं रिएक्शन भी शो कर देता हूँ। आप इस रिएक्शन के अंदर देख सकते हो, ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ पीछे से, ये थोड़ी रिएक्शन को देख सकते हो आप कि आपके सामने क्या है, आपके सामने एनालीन है कंसनट्रेटेड H2SO4 में, ये बना दिया। उसके बाद क्या है, आप जैसे इसको हीट कर रहे हो आपके पास सल्फानिलिक एसिड बन जाता है। ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन, आपको पता होनी चाहिए ये वाली रिएक्शन, ये पता होनी चाहिए आपको रिएक्शन। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि इन्होंने आगे क्या दिया है, इन प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन 2 ऑल, मैंने बना देता हूँ प्रोपेन बना देता हूँ पहले, CH3CH और CH2, ये वहाँ पे 2 पे आपका ऑल लगा है, 1 पे आपका क्लोरो लगा है। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे। देखते ही मुझे पता चल रहा है कि बीच वाला जो सेंटर है वो कायरल सेंटर है। अब गिनते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स, इसका एक सिग्नल आएगा, इसका एक सिग्नल आएगा, और कायरल सेंटर जब भी प्रेजेंट होता है, मतलब इसके कायरल सेंटर के ऊपर जो H लगा है उसका तो एक ही सिग्नल आएगा B का, और ये OH के ऊपर जो लगा इसका एक ही सिग्नल आएगा C। और जब भी कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है उसके साथ में अगर CH2 प्रेजेंट हो तो कभी CH2 का एक सिग्नल नहीं आता है, हमेशा 2 सिग्नल आते हैं, 2 आते हैं, 2 सिग्नल आते हैं। तो इस वाले CH2 के कितने सिग्नल आएंगे, 2, यानी कि D और E, यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ 5 सिग्नल आएंगे। कितने? 5 सिग्नल आएंगे आपके टोटल। कितने? 5 सिग्नल आएंगे। 5 सिग्नल आएंगे अगर आपके, तो आगे आपके चलते हैं। उन्होंने बोला कॉपर वायर टेस्ट इज कॉल्ड व्हाट। कॉपर वायर टेस्ट कौन सा होता है, तो जो ड्यूमास टेस्ट होता है, ड्यूमास टेस्ट बेसिकली नाइट्रोजन के लिए यूज़ होता है। लिबिक्स टेस्ट जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन के लिए होता है। फ्यूजन टेस्ट में आप क्या करते हो, एक लजांगनेज फ्यूजन टेस्ट के नाम से होता है, जब आप सोडियम का एक मेटल डाल के सोडियम का फ्यूजन बनाते हो, लजांगनेज फ्यूजन बनाते हो, और फ्यूजन के बाद आप डिफरेंट एलिमेंट्स चेक कर सकते हो, CnH और सल्फ़र, और आप कुछ भी चेक कर सकते हो। उसके बाद तो आप फ्यूजन टेस्ट के बाद काफ़ी सारे एलिमेंट्स के बारे में पता लगा सकते हो। बाइलस्टेन टेस्ट जो होता है ये होता है हैलोजेंस के लिए, हैलोजेंस के लिए। और हैलोजेंस का जो टेस्ट होता है ये बाइलस्टेन टेस्ट, इसके अंदर हम करते हैं क्या है, कॉपर की वायर लेते हैं, इसके ऊपर कॉपर की वायर लेते हैं, उसके ऊपर अपना हैलोजन वाला कंपाउंड डालते हैं, थोड़ा सा डालते हैं, और फिर इसको फ्लेम में लेके जाते हैं। वहाँ से फ्लेम का कलर चेक करते हैं, ग्रीन आता है वगैरह, ग्रीन जैसे आता है वहाँ पे फ्लेम का कलर, तो वहीं से हमें पता लग जाता है कि आपके पास वहाँ पे हैलोजन प्रेजेंट है। तो कॉपर वायर के ऊपर अगर रख रहे हैं उसको, तो फिर हम क्या कहेंगे, वो उसको कॉपर वायर टेस्ट ही कह देंगे। बाइलस्टेन टेस्ट जो होता है वो कॉपर वायर टेस्ट होता है, हैलोजेंस के लिए होता है यूज़, हैलोजेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। हमने ये बहुत बार, अब 2 या 3 बार कर लिया ऐसे क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के अंदर। आप जो यूज़ करते हो वो करते हो हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट दिखने में कैसा होता है, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स को, टर्शियरी को अमीन्स को चेक करते हो जब आप, वो ऐसा होता है S डबल बॉन्ड O Cl, यानी कि TSCl भी बोलते हो उसको, या फिर बेंजोइन सल्फोनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो। और अगर मैं देखूँ ये कौन से ऑप्शन से मैच करता है, तो C ऑप्शन से मैच कर रहा है। प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करता है, NaOH के अंदर डिजोल्व हो जाता है। फिर आपके पास क्या होता है, फिर आपके पास सेकेंडरी अमीन के साथ ऐसे रिएक्ट करता है कि NaOH में डिजोल्व नहीं होता है, और टर्शियरी अमीन के साथ रिएक्शन नहीं होती है, वो HCl में डिटेक्ट करनी पड़ती है बाद में, ठीक है। तो ये आपके पास रहता है हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं हम इसको, हिंसबर्ग रिएजेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं हम चीज़ को। आगे उन्होंने बोला द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसिल्डिहाइड। रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसिल्डिहाइड,
जो फिनॉल है उसको सैलिसिल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। आपने बहुत बार इस रिएक्शन को रीमन टीमन रिएक्शन है, साफ साफ पता लग रही है हमने कितनी बार कर लिया। अब तो ये रिएक्शन फिनॉल को हमने सैलिसिल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो उन्होंने बोला इंटरमीडिएट कौन सा होगा, और मैं आपको ये भी 1000 बार बता दिया अब कि जो इंटरमीडिएट होता है इसमें कार्बीन होता है, और कार्बीन यहाँ पे कौन सी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, सिर्फ ए ऑप्शन से रिप्रेजेंटेशन हो रही है। ये कार्बोनायन है, ये कार्बोकटायन है, और ये आपके पास एल्केन है नॉर्मली। तो आपके पास ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है। उन्होंने बोला व्हेन 2,3 डाइमिथाइल 2,3 ब्यूटेनडायोल 2,3, ये रिएक्शन अगर मैं बोलूँगा नाम आपको ये पढ़नी भी पड़ेगी बाद में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2,3 डाइमिथाइल 2,3 ब्यूटेनडायोल, तो आपके पास क्या है CH3, CH CH CH3 और CH3 और CH3 और आपके पास OH और आपके पास OH। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन पे 2,3 डायोल है और ब्यूटेन पे ही 2,3 डाइमिथाइल है। तो आगे बन गया। इस स्पेसिफिक स्पीशीज़ का नाम होता है पीनाकोल। इस स्पेसिफिक स्पीशीज़ का नाम होता है पीनाकोल। अभी आपके दिमाग में बात आ गई होगी मैं कौन सी रीअरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं कौन सी रीअरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, आपके दिमाग में आ चुकी होगी। इन्होंने बोला इसको हीट के कंसनट्रेट H2SO4 के साथ तो क्या बनेगा। जैसे ही मैं इसको आप H+ के साथ ट्रीट करवाओगे, हीट करोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको पकड़ लेंगे और क्या बना देंगे, CH3CH OH CH3 CH OH2 पॉजिटिव और CH3 और CH3 ये बना देंगे। अब वाटर इज ए लिविंग ग्रुप निकल सकता है, और जैसे ही वो निकलेगा तो वहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। अब ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री है। क्या ये और स्टेबलाइज हो सकता है, तो आप सोचोगे कि नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। कैसे, अगर मैं यहाँ से एक CH3 को ऐसे भेज दूँ इसके ऊपर, जैसे मान लो यहाँ पे भेज दिया, जैसे ही इसको CH3 को दूसरी साइड पे भेजूंगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 लग जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री है फिर भी स्टेबल है, 2 डिग्री है फिर भी स्टेबल है। तो हाँ स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस से इसको स्टेबलाइज करेंगे, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी देंगे। हेट्रो एटम मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं इसको, मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ये मीजोमेरिक इफेक्ट से स्टेबलाइज हो जाएगा, और जैसे ही ये स्टेबलाइज होगा तो इसके अंदर जो बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड O, CH3CH नहीं, अच्छा मैंने H एक्स्ट्रा लगा दिया, मेरे को लगता है H एक्स्ट्रा लगा दिया, यहाँ पे H एक्स्ट्राज लगा दिया मैंने, H नहीं लगने चाहिए यहाँ पे। तो आपके पास जो बनेगा ये H नहीं आएगा, यहाँ पे 5 थोड़ी कार्बन बॉन्ड बना देता है, तो आपके पास ये आ जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और आपके पास ये H भी लगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर CH3 और CH3 ये बन जाएगा। अब H+ लूज़ हो जाएगा इससे, अगर H+ लूज़ हो जाए तो आपको क्या बना देगा, ये बना देगा CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 और CH3, यानी कि जो ऑप्शन मैच करेगा आपका वो ए ऑप्शन से मैच कर जाएगा बिल्कुल। और ए ऑप्शन जो है इसका नाम होता है पीनाकोलोन। तो पीनाकोलोन रिएक्शन होती है ये, पीनाकोलोन, जिसके अंदर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है। 2 डायोल्स की जो मतलब कि डायोल्स की जो रिएक्शन होती है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के साथ, उसको कहते हैं पीनाकोलोन, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगली जो रिएक्शन है ये भी आपकी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ये भी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की रिएक्शन है। तो इसके अंदर क्या होगा, H2SO4 अगेन दे रखा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। कैसे, क्योंकि वाटर निकल जाएगा ना यहाँ से, वाटर OH लेगा, H+ लेगा, वाटर निकल जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब ये जो आपका स्पेसिफिकली बना है ये भी 2-3 चीज़ें शो कर सकता है। अब स्टेबिलिटी फॉर द कार्बन आयन के लिए कुछ भी हो सकता है, स्टेबिलिटी अगर करवानी है आपने तो कुछ भी कर सकते हो आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए। दिस इज़ अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन, कैन इट गेट मोर स्टेबलाइज्ड, यस। अगर आप मिथाइल शिफ्ट करवा दो यहाँ से यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ उठ के यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा ना। और जैसे ही वो आएगा तो अब पॉजिटिव चार्ज के पास कुछ नहीं है, 3 डिग्री बन गया, चलो स्टेबल है। तो अब क्या करो, आप H+ को यहाँ से इसको निकाल के ऐसे कर दो और डबल बॉन्ड बना दो उनके बीच में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा टाइम एग्जिस्ट तो कर नहीं सकता। तो ये बन जाएगा, ये बन गया। जैसे ही ये बना आपके पास, तो A और ये मतलब कि ये A और C ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है आपके पास। अब मैं वापस चलता हूँ यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास वाटर निकल के गया था पहले, मतलब मैं इसके प्रीकर्सर पे चलता हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, डबल बॉन्ड यहाँ था, ऐसे था। अब मेरे पास देखो यहाँ पे बी ऑप्शन के अंदर 5 मेंबर्ड रिंग्स बनी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुई होगी, इसको स्टेबलाइज करने के लिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुई होगी आपके कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए।
अगर मैं कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करना चाह रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसको 3 डिग्री बनाना चाहूँगा, या मैं 2 डिग्री, अभी तो 3 डिग्री बनेगा तो ज़्यादा बेटर है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा रिंग एक्सपेंशन ठीक रहती है, लेकिन 6 मेंबर रिंग है तो रिंग और एक्सपैंड नहीं होगी। 6 मेंबर इज द लास्ट स्टेज वेयर रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। अब रिंग एक्सपेंशन वैसे भी नहीं हो सकती, रिंग एक्सपेंशन वैसे भी नहीं हो सकती, रिंग कॉन्ट्रैक्शन ज़रूर हो सकती है। अगर मैं इस वाले बॉन्ड को एज सच यहाँ से तोड़ दूँ, इस वाले बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दूँ और इस वाले बॉन्ड को सीधा अटैच कर दूँ यहाँ से, तो पॉजिटिव चार्ज उठ के इधर आ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि मैंने वहाँ से बॉन्ड तोड़ा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज उठ के वहाँ आ जाएगा। और जैसे ही वहाँ पे आएगा तो ये कैसा बन जाएगा, एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। अब 5 मेंबर रिंग, इस 5 मेंबर रिंग के आगे कुछ ऐसा जुड़ा है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, बाद में यहाँ से H+ को लूज़ करवा देगा, और जैसे लूज़ करवाएगा वहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि आपके पास रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी यहाँ पे। कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट्स जो होती हैं बहुत सारी टाइप की होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं उसके लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो फिर उसी हिसाब से भी चलना पड़ेगा, वरना इसके लिए तो टॉपिक ही बहुत बड़ा है ये वाला। तो आगे चलते हैं। आगे उन्होंने बोला द कंडेंसेशन ऑफ एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड विद एन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इज कॉल्ड। जो एल्डिहाइड कीटोन्स का चैप्टर होता है उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, ये चारों के चारों उसी जगह से रिएक्शन आई हुई है। एल्डोल भी वहीं की है, पर्किन भी वहीं की है, नोवेंजल भी वहीं की है, कैनिज़ारो भी वहीं की है। आप करते क्या हो सबके अंदर, एल्डोल के अंदर आप सेल्फ कंडेंसेशन करवाते हो जब आपके पास अल्फा H प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आप पर्किन में क्या कराते हो, पर्किन में आप बेंजल्डिहाइड का ट्रीटमेंट कराते हो एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म सिनेमिक एसिड। कैनिज़ारो के अंदर आपके पास दोनों जगह अल्फा H नहीं होते और आपके पास एंड में हाइड्राइड शिफ्ट होती है। तो ये तीनों रिएक्शन के अंदर कुछ ना कुछ अलग होता है। नोवेंजल के अंदर क्या होता है, आप यूज़ करते हो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। नोवेंजल के अंदर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप यूज़ करते हो। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है कि आपका CH2 यानी कि मिथाइलिन जो ग्रुप है वो आपका दो ग्रुप से जुड़ा है जो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और इसको इस वजह से आप एक्टिव मिथाइलिन बोलते हो। अभी मैं बताता हूँ क्यों बोलते हो, कि आप जैसे इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को जैसे आप इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को आप एलिफैटिक एल्डिहाइड मान लो कि एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करवा रहे हो, मान लो कि आप ये CH3CHO के साथ ट्रीट करा रहे हो, CH3CHO के साथ ट्रीट करा रहे हो। जब मैं इसको इसके साथ ट्रीट कराऊंगा और मैं बेस का यूज़ करूंगा तो बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से। वाई, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ मेरे पास लगे हैं एक लगा है CO डबल बॉन्ड OC2H5 और नीचे भी वही लगा है, ऐसे मान लेता हूँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं मेरे पास, तो क्या होगा, जैसे ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, इधर भी रेजोनेट कर पाएगा, इधर भी रेजोनेट कर पाएगा। अब ये सारी बातें इसलिए बोली मैंने क्योंकि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वही होते हैं जो अपना नेगेटिव चार्ज ऐसा बना पाएँ जो स्टेबलाइज्ड रहे काफ़ी। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3CO नेगेटिव, और आपके पास H ये रहा, और उसके बाद आपके पास बन जाएगा CH C डबल बॉन्ड O OC2H5 और C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये बन जाएगा OC2H5। उसके बाद क्या होगा बेसिकली यहाँ पे आपका OH कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटॉन पकड़ लेगा कहीं से। बाद में क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन के दौरान एक वाटर एलिमिनेट हो सकता है और आपके पास ये बन जाएगा, और ये क्या है, अल्फ़ा, ये वाले कार्बोनाइल के लिए अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ये। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए काम आता है आपका नोवेंजल रिएक्शन, ठीक है। नोवेंजल रिएक्शन इसके लिए काम आती है। ज़रूरी नहीं है आपने एस्टेरिक ग्रुप लिया है वहाँ पे आप एस्टेरिक नहीं कीटोनिक ले सकते हो, कीटोनिक नहीं एसिडिक ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, आप पे डिपेंडेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के काम आ गया है आपका नोवेंजल रिएक्शन। उसके बाद उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स गिव पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये क्वेश्चन PU में आया, लेकिन क्वेश्चन गलत था, बिल्कुल ही गलत था ये क्वेश्चन, क्योंकि पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट इन तीनों में से कोई नहीं देगा। पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट जो देता है वो प्राइमरी अमीन्स देती हैं, प्राइमरी अमीन्स। इनमें से कोई भी, आपने 12th क्लास में आइसोसाइनाइड टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा, प्राइमरी अमीन्स देती हैं, वो आइसोसाइनाइड बना देती हैं, आइसोसाइनाइड बना देती हैं, NC वाला बना देती हैं, आपके पास कोई भी RNC बना देती हैं। और ये RNC जो होता है बेसिकली बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल होती है इसकी, बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल होती है। यहाँ पे कोई भी आपको जो दिख रहा है आपके पास प्राइमरी अमीन नहीं है, इनमें से कोई भी
प्राइमरी अमीन कोई भी नहीं है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, और यहाँ पे तो अमीन ही नहीं है। तो बेसिकली ये पॉजिटिव आइसोसाइनेट कोई नहीं देगा, इसका आंसर गलत था। कोई भी कोई भी आंसर एग्जिस्ट नहीं करता था। इनफैक्ट मेरे को लगता है आंसर कीज़ में भी यही लिखा होगा। तो आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को भी मैं कहूँगा कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए ना, तो क्वेश्चन को ड्रॉप कर देना, क्वेश्चन को ड्रॉप कर देना, क्वेश्चन को ड्रॉप कर देना, जब तक कि आप एक मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हो। मैं आपको ये बोलूँगा, क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड में ये सब सिखाया जाता है। आपके पास अमीनो एसिड्स 21 तरीके के होते हैं, 20-21 तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं आपके पास। कुछ लिस्ट यहाँ पे भी प्रेजेंट है, कुछ लिस्ट यहाँ पे भी प्रेजेंट है। इनके हर एक के अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके हर एक के अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग, और ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनके, मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर्स हैं इनके यहाँ पे, ठीक है, ये इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे हर एक का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे ये लुइसिन ले लिया तो LEU लिखा हुआ है, यहाँ पे मिथोनिन लिखा हुआ है तो MET लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स कंबाइन करते हैं आपस में आके टू फॉर्म प्रोटीन्स। तो प्रोटीन से वो बनाते हैं, तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि CONH के बॉन्ड्स बनते हैं उनके बीच में, CONH के बॉन्ड्स। अब डिफरेंट जो कंबाइन करेंगे आके, उनका डिफरेंट नाम होगा और डिफरेंट उनके प्रोटीन्स बनेंगे। तो बेसिकली इन्होंने पूछा है कि 3 आपके कोई भी अमीनो एसिड्स कंबाइन करके इनमें बने हैं, 3 अमीनो एसिड्स कंबाइन करके आपको ये स्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो बेसिकली आप बताओ कि इनमें से कौन कौन से अमीनो एसिड्स कंबाइन कर रहे हैं। अब जो कॉम्बिनेशन है इनका, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। अब हर टाइम तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर याद हो, हर टाइम तो स्ट्रक्चर याद होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर देखता हूँ 3 अमीनो एसिड्स का, जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके, एक है वैलियम, एक है सेरीन और एक है थ्रियोनाइन। वैलियम, सेरीन और थ्रियोनाइन आपके पास है। जब इन तीनों को कंबाइन करूँगा मैं, तो मान लो वैलिन ले रहा हूँ, तो वैलिन में NH2 पीछे है, मतलब मैं थोड़ा सा इसको घुमा दूंगा, तो ये थोड़ा सा अंदर घुमा दूंगा प्लेन की तरफ, मतलब कि थोड़ा सा इधर घुमा दूंगा प्लेन की तरफ, तो ये आपका उधर घूम जाएगा, ये ऑपोजिट साइड घूम जाएगा, और ये अबव दी प्लेन आ जाएगा। जैसे ही आएगा आपके पास वैलिन को कंबाइन करूँगा मैं इससे, सरीन से, आपके पास यहाँ पे CONH बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद आपकी ये वाली बीच वाला पार्ट आप कंबाइन देख सकते हो यहाँ से। फिर ये वाला इसके साथ कंबाइन करेगा एज सच टू फॉर्म थ्रियोनाइन के साथ कंबाइन करेगा, और थ्रियोनाइन के साथ कंबाइन करके इन तीनों का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो पूरा का पूरा ऊपर से कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो ये वैलिन, थ्रियोनाइन और सेरीन के स्ट्रक्चर से बनेगा, मतलब इनकी जो सीक्वेंसिंग होगी वो ऐसी होगी, वैलिन, सेरीन और थ्रियोनाइन की कॉम्बिनेशन से बनेगी। ये ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन एज सच मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस को ड्रॉप करने को बोलूँगा, क्योंकि कभी कभार क्या मोस्टली आपके वैसे अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर याद नहीं हो पाते हैं। उनकी एक ट्रिक होती है, लेकिन इतना दिमाग मत खपाओ, इतना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ भी जाता है तो छोड़ सकते हो। हर क्वेश्चन को करना इज़ नॉट नेसेसरी। कभी भी किसी एंट्रेंस एग्जाम में आप 100% अटैम्प्ट नहीं करते हो, आपके पास वरना नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।